Hello everyone. Today we will here to discuss the chapter 1, book 1, plus 2 political science, the Cold War era, शीत युद्ध का काल। इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था आपके लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ओके, द कोल्ड वॉर एरा। इसमें हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ा, 2 पावर ब्लॉक्स को हमने पढ़ा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। एरिनाज क्या होते हैं बेटा? संभावी स्थान, ऐसी जगह, ऐसे कुछ टाइम पीरियड, ऐसे कुछ देश या जिसे कहें एक संभावित क्षेत्र जहाँ पर ये कोल्ड वॉर जो है वो हॉट वॉर में चेंज होने ही वाला था। ठीक है, यानी जो शीत युद्ध है वो पूरी तरह से एक गर्म युद्ध में बदलने वाला था, बट कुछ कारणों से ऐसा हुआ कि वो रुक गया। नहीं तो ऐसा होता कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो हमने देखे, पूरे विश्व ने देखे, ऐसे ही थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तीसरा विश्व युद्ध भी अब तक जो है वो देखने को मिल जाता। तो दैट इज़ कॉल्ड एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। उसको हम कहेंगे संभावी क्षेत्र शीत युद्ध के। ठीक है, जहाँ शीत युद्ध ना रहकर एक गर्म युद्ध, एक अस्त्रों शस्त्रों का युद्ध जो है वो बन जाता, जैसे कि सैनिक संघर्ष हमें देखने को मिलते हैं। ओके, इट रेफर्स टू एरियाज वेयर crisis and war occurred in threatened to occur between the alliance system but did not cross certain limits। ठीक है, तो जो अलायंस थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर, दैट इज़ वी आर डिस्कस हेयर 2 पावर ब्लॉक्स, जो हम अपने पहले वीडियो में सारा डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे 2 सुपर पावर्स जो हैं दुनिया में बन चुकी थी, महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? रूस। तो उनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे हुआ, उनकी जो फ्रेंड कंट्रीज थी उनमें आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट हुए, संघर्ष हुए, जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध में सबका साथ दिया। ठीक है, द 2 सुपर पावर्स वर पोइज्ड फॉर अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कोरिया 1950-53। तो सबसे पहले कोरिया क्राइसिस, ठीक है, कोरिया का संघर्ष जो लगभग 1950 से 1953 तक चला। ओके, इसमें जो है वेस्ट कोरिया और ईस्ट कोरिया, इन दोनों को जो है ये अपोजिट शक्तियाँ जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी, दैट इज़ यूएसए एंड यूएसएसआर। सेकेंड इज़ बर्लिन। बर्लिन जो जर्मनी में है, ठीक है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। वहाँ पर भी एक जो बर्लिन की दीवार बनाई गई, बहुत फेमस वो रही। वो इसीलिए बनाई गई ताकि बर्लिन को 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया जाए, 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, वेस्ट बर्लिन, ईस्ट बर्लिन। वेस्ट बर्लिन को कौन जो है वो सपोर्ट कर रहा था? यूएसए, अमेरिका। ईस्ट बर्लिन को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूएसएसआर, सोवियत संघ। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉन्गो। अर्लियर 1960 के दशक में कॉन्गो क्राइसिस हुआ, कॉन्गो का संकट आया। उसके बाद वियतनाम, अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान संकट जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो न्यू टॉपिक एडेड है हमारे सिलेबस में। तो ये सारी चीज़ें, ये जो क्षेत्र कुछ ऐसे रहे, ऐसे ही हमने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पढ़ा, वहाँ पर भी कैसे ये दोनों शक्तियाँ आमने सामने थी, लेकिन एक दूसरे की सूझबूझ से जो है वो युद्ध नहीं हो सका। ओके, नॉन अलाइन कंट्रीज प्लेड अ रोल इन रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। लीडर्स ऑफ नाम मेडिएटेड इन द कोरियन क्राइसिस। ठीक है, तो जो नॉन अलाइन कंट्री थी, जो गुटनिरपेक्ष जो देश थे, इस आंदोलन को चलाने वाले जो देश थे, जिन्होंने किसी भी जो है सुपर पावर को ज्वाइन नहीं किया था, महाशक्तियों को इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया था, इन्होंने अपना ही एक अलग से गुट बनाया था, जिसको कहा गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी तीसरी दुनिया। ठीक है, हम 3 वर्ड्स को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वर्ड इज रेफर टू यूएसए एंड हिज अलाइंड कंट्रीज। Okay, second word is refer to USSR and their aligned countries, and third word is refer to non-aligned countries। तो पहले भाग में आपके अमेरिका और उसके सहयोगी देश आ जाते हैं, दूसरे भाग में आपके आ जाते हैं सोवियत संघ, रशिया और उसके सहयोगी देश, और तीसरे भाग में आ जाते हैं आपके गुट निरपेक्ष देश, जिन्होंने किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया था, जिसमें हमारा भारत जो है वो नंबर 1 पे था। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, तो हमारे देश का नाम उसमें सबसे आगे है। तो इन सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को, इन सारे छोटे छोटे संघर्षों को रोकने में
गुट निरपेक्ष आंदोलन जो देश थे उन्होंने भी बहुत बड़ा एक वाइटल रोल प्ले किया, इम्पॉर्टेंट इनकी जो है एक कैटेगरी रही। इन द कॉन्गो क्राइसिस यूएन सेक्रेटरी जनरल प्लेड अ की रोल। कॉन्गो का संकट जब आया, कॉन्गो देश में जब ये संघर्ष हुआ, ठीक है, दोनों शक्तियाँ आमने सामने थी, इसमें जो हमारे यूएन सेक्रेटरी जनरल थे उस टाइम पे, जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके बारे में पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने इसको रोकने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस टाइम पे निभाई। एज द कोल्ड वॉर रोल्ड आउट फ्रॉम वन एरिना टू अदर, द टू सुपर पावर्स एक्सरसाइज द लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेन। ठीक है, रेस्ट्रेन क्या होता है बेटा, कि जहाँ तक हो सके युद्ध को रोका जाए। ठीक है, कोशिश करें कि जो संघर्ष दो पक्षों में हो रहा है, दो देशों में हो रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि युद्ध ना हो, आपस में बैठकर उस चीज़ को सुलझाया जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज द चैलेंजेस टू बायोपोलैरिटी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। बायोपोलैरिटी मीन्स पूरे विश्व का, पूरे संसार का दो भागों में विभक्त हो जाना। ठीक है, दो शक्तियों के साथ मिल जाना, यूएसए और यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, रूस जिसका हेड था। तो उसमें जो है अब एक नई चीज़ उभर कर सामने आती है, दैट इज़ नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये जो आपको पिक दिखाई दे रही है, ये 5 देशों के मुखिया की है, जिसमें हमारे भारत के उस टाइम के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं। ठीक है, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया, इजिप्ट, ये सारे देश जो हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो हैं एक कर्ता बने उस टाइम पे, मुख्य रूप से जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को चलाया था। फैक्टर्स कॉजिंग द बर्थ ऑफ नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है चलाने के क्या फैक्टर थे, क्या इसके कारण थे। कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप अमंग द 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नाम, तो 5 इसके जो है वो फाउंडिंग मेंबर थे, 5 देश जिन्होंने इसको बनाया था, जिसके हेडिंग के नाम है जोसेफ ब्रॉस टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉस टीटो। ठीक है, अब्दुल गैमल नासिर जो इजिप्ट के थे, मिस्र के थे, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया भारत के थे। ठीक है, वामे नुक्रमू ऑफ घाना, घाना के थे वामे नुक्रमू, एंड शुक्रानो ऑफ इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के हेड थे सुक्रानो। ये जो पिक्स आपको दिखाई दे रही है, तो ये 5 नेताओं ने मिलकर सबसे पहले जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। ठीक है, ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन, इससे जो है कोल्ड वॉर की टेंशन थोड़ी बढ़ भी गई थी अगर हम उस टाइम पे बात करें, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही उस टाइम पे महाशक्तियाँ थी, तो दोनों को बड़ा फील हुआ कि भाई देखो इन देशों ने, क्योंकि लगभग सभी देशों ने इन दोनों पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन कर लिया था, महाशक्तियों की जो है सदस्यता उन्होंने ले ली थी, लेकिन इन देशों ने इनकी सदस्यता लेने से मना कर दिया, तो थोड़ी टेंशन उस टाइम पे बढ़ गई थी। द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली डिक्लाइज कंट्री ऑफ द एशिया अफ्रीकन रीजन ऑफ द वर्ल्ड स्कीम। ठीक है, तो वर्ल्ड की स्क्रीन पे, यानी कि पूरे विश्व पे ये जो देश हैं उभर कर सामने आए, क्योंकि अभी अभी ये आज़ाद हुए थे, न्यूली इंडिपेंडेंस ये कंट्री थी, इनको जो है अपना एक कॉलोनाइज यानी कॉलोनी बना रखी थी, बड़े बड़े देशों ने अपना उपनिवेश इनको बनाया हुआ था, तो इन्होंने अभी अभी आज़ादी प्राप्त की थी। एशिया के कुछ देश थे, अफ्रीका के कुछ देश थे, तो इन्होंने जो है अपना एक नया ग्रुप जो है वो बना लिया, जिसका नाम था नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। द फर्स्ट समिट ऑफ नाम वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961। इट वॉज अटेंडेड बाई 25 कंट्रीज। पहला जो इसका सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ, यूगोस्लाविया में है ये। ठीक है, 1961 में, तो लगभग 25 देशों ने इसमें भाग लिया। नाम शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद आइसोलेशन और न्यूट्रलिटी। ठीक है, अब इसको जो है आइसोलेशन और न्यूट्रलिटी नहीं कहा जा सकता। आइसोलेशन तो होता है कि बिल्कुल अलग हो जाना, पूरे विश्व से अलग थलग होके बैठ जाना, जैसे अमेरिका एक टाइम में हो गया था। ठीक है, 1800 कुछ में, तो 18वीं शताब्दी में अमेरिका ने ये नीति अपनाई थी आइसोलेशन की, कि भाई वो पूरी दुनिया से अलग थलग होके बैठ गया, हमें किसी से कुछ नहीं लेना। प्रथम विश्व युद्ध उस टाइम पे चल रहा था, उसने उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया था अमेरिका ने, तो वो ये नीति नहीं थी। यानी गुट निरपेक्षता का मतलब जो है वो अलगाववाद नहीं है, पृथकतावाद नहीं है। इन्होंने अपनी एक गुट क्यों बनाया था, ताकि हम दोनों सुपर पावर ब्लॉक से जो है बच सकें, इनको हमें ज्वाइन ना करना पड़े, क्योंकि अगर यूएसए को ज्वाइन करते हैं तो यूएसएसआर हमारा दुश्मन हो जाता है, अगर यूएसएसआर को ज्वाइन करते हैं तो यूएसए हमारा दुश्मन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये बीच का रास्ता जो है इन देशों ने अपनाया था।
आइसोलेशन मीन्स, अब देखो अलगाववाद का क्या मतलब होता है, पृथकतावाद का क्या मतलब होता है। आइसोलेशन मीन्स द रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स, यानी विश्व में जो भी चल रहा है उससे बिल्कुल अलग होके बैठ जाना, हमें कुछ नहीं लेना भाई, बाहर कुछ भी चलता रहे, तो इसे आइसोलेशन कहते हैं, इसे पृथकतावाद कहते हैं। Isolation sums up the foreign policy of US from the American War of Independence in 1787 till the beginning of First World War। ठीक है, तो आइसोलेशन की ये जो नीति है ये अमेरिका ने अपनाई थी 1787 से लेके प्रथम विश्व युद्ध तक। अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से अलगाववाद की नीति को अपना लिया था और किसी भी वर्ल्ड अफेयर में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इवन प्रथम विश्व युद्ध में भी इसने पार्टिसिपेशन नहीं किया था। ठीक है, न्यूट्रलिटी मीन्स, अब दूसरा जो इसका एक रूप है वो है न्यूट्रलिटी। ठीक है, न्यूट्रलिटी मीन्स प्रिंसिपली अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम वॉर, यानी युद्धों से दूर हो जाना। ठीक है, न्यूट्रलिटी क्या होती है, बिल्कुल अनसुना कर देना, अनदेखा कर देना। युद्ध हो रही है, होने दो भाई, हमें कुछ नहीं लेना, चाहे किसी का नुकसान हो रहा है। ठीक है, वैसे तो हम वर्ल्ड में सबके साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर दो पार्टीज़ का युद्ध हो जाता है तो हम किसी का साथ नहीं देंगे, ना पहली पार्टी का, ना दूसरी पार्टी का, ना ही किसी की हेल्प करेंगे। तो ये होती है न्यूट्रलिटी। ठीक है, स्टेट प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इनटू अ वॉर एंड डू नॉट टेक एनी पोजीशन इन द एप्रोप्रिएटनेस एंड मोरलिटी ऑफ द वॉर। ठीक है, तो यानी कि जो दो पार्ट, दो भाग, या कह लें हम कि दो पार्टीज़, ठीक है, दो देश जो युद्ध कर रहे हैं, तो हम उन युद्धों से बिल्कुल अलग हैं। हम उन युद्ध में कोई इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं रखेंगे, हम उसमें शामिल भी नहीं होंगे और उनकी कोई हेल्प भी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट इज नियो, NIEO। ठीक है, ये आपका टॉपिक है नियो, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ये क्वेश्चन आपके पास आता है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या होती है, व्हाट इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। सो व्हाट इज दिस नियो, क्या है। अ चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्री हु वर कैरेक्टराइज्ड एज द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट जो कंट्री थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो देश शामिल थे, उनको LDC भी कहा जाता था। LDC मीन्स लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, यानी अविकसित देश। ठीक है, या कह लो अर्ध विकसित देश, जिनका कि विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। विकास कैसे होगा, क्योंकि अब तक तो उन्होंने गुलामी की थी। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया, हमारे भारत का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अब तक तो ब्रिटिश राज के नीचे वो दबे हुए थे, अपना विकास कैसे करते वो। ठीक है, वॉज टू डेवलप देमसेल्फ एंड ब्रिंग देयर पॉपुलेशन आउट ऑफ पॉवर्टी। तो अब ये देश क्या चाहते थे भाई, कि अब ये जो सुपर पावर्स हैं, ये जो विकसित देश हैं, इन्होंने अपना तो विकास कर लिया है, अपना तो डेवलपमेंट इन्होंने कर लिया, बट अब ये चाहते थे कि ऐसी नीति बने, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ, जो पूरे विश्व की एक संस्था थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो, तो वो कुछ ऐसी स्कीम्स बनाए, ऐसी कुछ लॉज बनाए, जिससे कि इन देशों को अपना विकास करने के अवसर मिले, अपनी डेवलपमेंट ये देश कर सके। ठीक है, अपनी इतनी बड़ी जनता जो इनकी है उसको गरीबी से ये मुक्त करवा सके। दिस लेड टू द डिमांड ऑफ एन नियो, दैट्स वाई नियो जो है वो बनाना पड़ा, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो है वो बनानी पड़ी। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं अक्टांड, शॉर्ट में इसको कहते हैं अक्टांड। इसकी जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी जो UNO है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने जो है ये एक अपना पार्ट बनाया, अपना एक संघ बनाया उसने। ठीक है, एजेंसी बनाई जिसको अक्टांड कहा गया। तो उसको उसने कहा कि अपनी एक रिपोर्ट तैयार करो, जिससे कि पता लगे कि कितने देश हैं जिनको कि इस नई आर्थिक नीति से सहायता हम दे सकते हैं, जिनको सहायता चाहिए। तो इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1972 में जो है वो दे दी थी, एंटाइटल्ड टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो विकास के लिए नई जो एक व्यापारिक नीति है वो बनाई गई। इट प्रपोज फॉलोइंग रिफॉर्म इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सुधार लाने के लिए कहा गया कि ये जो व्यापारिक रिश्ते जो देशों में होते हैं, ट्रेड फेयर रिलेशन जो होते हैं, इनमें कुछ सुधार किए जाने चाहिए। ठीक है, गिव LDC कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री हैं,
जो अविकसित देश हैं, जिनका विकास बिल्कुल ना के बराबर है, जिन्होंने अभी अभी स्वतंत्रता प्राप्त की है, इंडिपेंडेंस प्राप्त की है, इनको जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर पूरा पूरा अधिकार मिलना चाहिए। जो इनके प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनका अब तक बड़े देशों ने, बड़े विकसित देशों ने इतना सारा शोषण किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया है, तो उसका पूरा पूरा अधिकार इन देशों को मिलना चाहिए कि इनको यूज़ कर सकें। ठीक है। ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स, जितने भी पश्चिमी बाजार हैं, ठीक है, अब तक उन्होंने यूज़ किया इन छोटे देशों का अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन अब इन देशों को भी कुछ अधिकार देने चाहिए कि वहाँ पर इन्हें कुछ फैसिलिटी मिल सके जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है। ठीक है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है, वहाँ इन्हें कुछ सुविधाएं मिल सकें ताकि ये अपना डेवलपमेंट कर सकें। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज़, ये जो पश्चिमी देश हैं जो ऑलरेडी इतना विकास कर चुके हैं, इनको अपनी टेक्नोलॉजी जो है छोटे देशों को देनी चाहिए और बहुत कम रेट पर। ठीक है, महंगी दरें नहीं रखनी चाहिए उसकी, अपनी टेक्नोलॉजी इनको जो है अब ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए ताकि वो देश भी अपना विकास कर सके। प्रोवाइड द LDC विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ऐसे मौके इन देशों को देने चाहिए ताकि ये अपना जो है एक आर्थिक संस्थाएं चलाने के लिए अपना आर्थिक विकास ही अच्छे से कर सकें। तो दैट इज़ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। अब देखो भाई, भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले तो भारत के ऊपर प्रभाव हमने पढ़ा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, भारत जो है मुख्य रूप से उभर कर सामने आया पूरे विश्व के सामने, और इसने जो है नाम की एक रिप्रेजेंटेशन की, प्रतिनिधित्व किया इसने नाम का, गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये हेड बना, ये सबसे पहली बात है। ठीक है, एज अ लीडर ऑफ नाम, इंडिया रिस्पॉन्स टू द कोल्ड वॉर एज टू फोल्ड, स्टेइंग अवे फ्रॉम द अलायंस। एक तो अलायंस कौन थे, USSR, ठीक है, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इनसे दूर रहना है, इनको ज्वाइन नहीं करना आपने। रेज द वॉइस अगेंस्ट न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दीज अलायंस। ठीक है, तो आवाज़ उठाना कि ये जो अभी अभी स्वतंत्र देश हुए हैं छोटे छोटे, इनको जो है आपस में दुश्मन ना बनने दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम जर्मनी की बात करें, अब पूरे जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, एक पार्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, USA, दूसरे पार्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, USSR, यानी एक ही देश के 2 भाग कर दिए गए। ठीक है, बर्लिन वॉल, बर्लिन में दीवार बना दी गई इतनी ऊंची, बहुत ही मजबूत, और पूरे देश को जो है 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों में आपस में दुश्मनी होगी, दोनों में कई सारे वॉर भी हुए, छोटे छोटे स्ट्रगल भी हुए उनमें, तो एक ही देश के इन्होंने कई टुकड़े कर दिए अपने फ़ायदे के लिए, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना कि ये ना हो सके। ठीक है, दिस पोस्टर सर्व इंडियाज इंटरेस्ट इन 2 ways, अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन इन अ वे दैट सर्व्ड इट ओन इंटरेस्ट रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर्स। ठीक है, तो इंडिया जो है अब डिसीजन मेकिंग कंट्री बन गया था। ये करने से वो बहुत प्रभावशाली एक विश्व के पूरी अर्थव्यवस्था में उसको बहुत प्रभावशाली एक स्थान मिला, जिससे कि वो अपना विकास कर सके और वो काम कर सके जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, यानी उसका फ़ायदा हो। ऐसा काम ना हो जिसमें सुपर पावर्स का फ़ायदा हो। ठीक है, महाशक्तियों को फ़ायदा ना मिले। इंडिया कुड बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर, इफ़ प्रेशराइज्ड बाय वन सुपर पावर इट कुड टिल्ट टुवर्ड्स द अदर। ठीक है, तो इंडिया ने, भारत ने ऐसा रास्ता निकाल लिया गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए कि अगर एक सुपर पावर से हमें हेल्प नहीं मिलती है तो हम दूसरे के पास जा सकते हैं, यानी दोनों में बैलेंस। इससे क्या फ़ायदा हुआ, अमेरिका ने जो है मार्शल प्लान बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि ये जो गुट निरपेक्ष कंट्रीज़ हैं, गुट निरपेक्ष जो देश हैं, इनको हेल्प दी जाए ताकि वो उनके एक जो है ब्लॉक में रहे। ठीक है, एक उनके जो है गुट में रहे। क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज़ नॉन अलाइनमेंट। अब देखो भाई, भारत ने जो गुट निरपेक्ष आंदोलन एक बनाया था, इसका जो है आलोचना भी इसकी हुई। आलोचना तो देखो इसकी होनी थी, क्रिटिसाइज तो इसको करना ही था। वाई? क्योंकि US और USSR वो दोनों क्या चाहते थे कि लगभग सभी देश जो है वो बढ़ जाने चाहिए, चाहे तो ये ग्रुप ज्वाइन करो चाहे ये ग्रुप ज्वाइन करो, यानी करना ही पड़ेगा। बट ऐसे में भारत ने जो तीसरा रास्ता निकाल लिया और एक गुट निरपेक्ष संस्था बना ली अपनी, अब इसकी आलोचना जो है वो होनी ही थी। ठीक है, अनप्रिंसिपल्ड, सबसे पहले इसकी आलोचना की गई कि ये इसका कोई नियम नहीं है, इसने जो अपने नियम बनाए हैं ये उन्हीं पे नहीं चलता। इन द नेम ऑफ परस्यूइंग नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया ऑफन रिफ्यूज टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन क्रूशियल इंटरनेशनल इश्यूज।
अब कहा गया था कि किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन 1971 में हमने क्या किया, भारत ने खुद 1971 में क्या किया, 1971 वॉर हमारी हो गई पाकिस्तान के साथ। वो ऑलरेडी हम सारा पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे हमने जो है बांग्लादेश की हेल्प हमने की, बांग्लादेश को बनने के लिए भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पाकिस्तान के साथ हमें युद्ध भी करना पड़ा 1971 में, जिसमें हमने जीत भी हासिल की थी। तो उसमें हमने क्या किया कि यूएस जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे, हथियार वगैरह उसने जो है यूएस ने और बड़ी सारी एक इकोनॉमिक हेल्प, आर्थिक सहायता जो है पाकिस्तान को देनी शुरू कर दी। अब ऐसे में बिना किसी हेल्प के हम कैसे वो युद्ध जीत सकते थे? अभी अभी तो हमें आज़ादी मिली थी, हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, ठीक है, इकोनॉमिकली हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और बात करें हम तो फोर्स भी हमारी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो उस टाइम पे हमने क्या किया था, यूएसएसआर के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिए, हमने सोवियत संघ रूस के साथ बहुत सारे समझौते जो है कर लिए ताकि वो हमें हेल्प करे इस युद्ध में, ठीक है। तो अपने आप ही हमने अपने गुटनिरपेक्षता के एक नियम को तोड़ दिया था, ठीक है। हालांकि हमने यूएसएसआर को ज्वाइन नहीं किया था, बट बहुत सारे एग्रीमेंट जब हमने उनके साथ साइन कर लिए, इट मीन्स कि हमारा झुकाव किसकी तरफ है, वो यूएसएसआर की तरफ है, हमने सोवियत संघ को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर आकर थोड़ी सी इसकी आलोचना की गई, ठीक है। हैविंग क्रिटिसाइज्ड अदर्स, इंडिया साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर। सेम 1971 में हमने 20 सालों के लिए जो है एग्रीमेंट साइन कर लिए थे। दैट्स वाई उसको लेकर जो है बहुत आलोचना जो है हमें झेलनी पड़ी, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आपका रेलिवेंस ऑफ नाम आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। अब देखो कोल्ड वॉर खत्म हो गया 1991 में, 1991 में विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर द कोल्ड वॉर हैव एंडेड, ठीक है। जैसे ही यूएसएसआर टूटा, जैसे ही सोवियत संघ रूस जो है कई भागों में बट गया, टूट गया, वैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। तो अब उसके बाद जो है नॉन अलाइनमेंट का क्या रेफरेंस रह जाता है, गुटनिरपेक्ष देशों का अब अपना सम्मेलन करने का या अपने जो है एक जिसे कहते हैं कॉन्फ्रेंसेस चलाने का क्या मीनिंग है, उसका क्या रेलिवेंस है, ठीक है। Decolonized states share a historical affiliation and can become a powerful force they come together. It means that poor and very small countries of the world can also follow an independent foreign policy. तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया है तो ये भी ख़त्म हो गया, नहीं, इसके बहुत सारे नियम ऐसे हैं कि अभी भी जो विश्व के अविकसित देश हैं या अर्धविकसित देश हैं उनके लिए ये काम कर सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है, आर्थिक रूप से उनकी जो है सहायता कर सकता है। डेमोक्रेटाइज द इंटरनेशनल सिस्टम बाय थिंकिंग अबाउट एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर टू रिड्रेस इनइक्वलिटीज़, ठीक है। जो असमानताएं अभी विश्व के देशों में, छोटे छोटे देशों में, अगर हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, म्यांमार की, पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की और अरब कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर अभी भी बहुत सारी असमानताएं व्याप्त हैं, अभी भी वहाँ जो है बहुत सारे देशों में लोकतंत्र नहीं आया है। तो उसके लिए हम काम कर सकते हैं, यानी इसका अभी भी पूरा रेलिवेंस है, अभी भी पूरा श्रेय जो है इसका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक पूरा महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा कर सकता है। तो दैट इज़ द रेलिवेंस ऑफ आफ्टर द कोल्ड वॉर। ओके, दैट इज़ ऑल योर चैप्टर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।